सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आज हम चैप्टर 4 अध्याय 4 कृषि को शुरुआत करेंगे और कृषि को शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया, आप देख लीजिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करता है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? क्यों, जैसे आपका गन्ना हो गया, कृषिगत से उद्योग चलता है, और कपास का जो मिल होता है वो भी कृषि से ही, तो कपास कृषि का तो ही है, तो और उससे भी। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन आया। सार्थक माने जो सही परिवर्तन। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। अब जीवन निर्वाह और वाणिज्य खेती देखेंगे। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। जैसे अब देखेंगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। पहला देखिए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि माने आदिवासी जो कृषि, आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्त पर निर्भर करती हैं। अब और आगे देखेंगे हम। यह कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें, जो खाने योग्य वाले फसलें रहते थे, जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, माने हट जाते हैं, और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखेंगे कहाँ किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखेंगे, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कहा जाता है। मणिपुर में पमालू और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। आप देखेंगे दीपा कहाँ कहाँ का है। मणिपुर में पमालू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में
बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। कहीं कहीं आपको दीपा कृषि पूछ लिया जाएगा, तो अगर आप पढ़े हैं इसे तो आप बता सकते हैं। झूम झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, जैसे मैक्सिको और मिल्पा देखेंगे वो। वेनेजुएला में कोनको, ब्राजील में रोका, रोका ब्राजील में। मध्य अफ्रीका में मसोले, मध्य अफ्रीका मसोले। इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग। और वियतनाम में रे, वियतनाम, वियतनाम एक देश है में रे के नाम से जाना जाता है। देखेंगे झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है, रोका कहा जाता है, कोनको कहा जाता है, रे कहा जाता है, और ऊपर आप देखें और मसोले भी कहा जाता है, और ऊपर आप दीपा के भी देख चुके हैं। और भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया। आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, देखेंगे पोडू पेंडा। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बारिंगा। पश्चिमी घाट में कुमारी, कुमारी नाम से पश्चिमी घाट में जाना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे, वल्टरे। और हिमालयन क्षेत्र में खिल। झारखंड में कुरुवा। उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि से नामों से जाना जाता है। आप देखेंगे झूम कृषि को बेबर, दहिया, पोडू पेंडा और पामाडाबी, कोमान, बारिंगा, कुरवा, खिल, ये सब कृषि अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको राज्य का नाम दे सकते हैं कि किस यह कहाँ की जाती है। अगर पूछ सकते हैं तो आप अगर पढ़े हैं ये इतना लाइन पूरा और वहाँ ऊपर का भी, तो आप कह सकते हैं। आप देखेंगे झूम एक कृषि, उसका कितना नाम है कर्तन धान कृषि का। और अब हम देखेंगे रिंझा। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रिंझा एक लड़की का नाम है, रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगे वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह पराया परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है। सिंचित माने सिंचाई। और वह अपने परिस्थान में से लगाव रखती है, जहाँ रहती है उससे लगाव, और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नई भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? अगर असम क्षेत्र में रहता है तो आप उसे झूम कृषि कहेंगे, क्योंकि असम में झूम कृषि कहा के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ऊपर देख चुके। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की खेती में उगाई जाती हैं? देखिए आपको बताया गया था ऊपर कि खाद्यान्न फसलें माने जो खा सकते हैं हम, तो उसमें गेहूं हो सकता है और धान हो सकता है, और आप का खाने की फसल, और जौ बाजरा भी हो सकता है, उसका रोटी भी बनता तो है, मक्का भी हो सकता है। गहन जीविका कृषि। अब गहन जीविका कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। देख लीजिए भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक, यहाँ यह श्रम गहन खेती है, माने श्रम को ज्यादा लगता है तब। जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है।
क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है? जहां जहां देखेंगे आप गहन माने की अधिक जनसंख्या के लिए, तो जहां उत्तर प्रदेश में भी की जाती होगी, मध्य प्रदेश में और आप देखेंगे भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अल्प अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण, माने वैकल्पिक माने चाहते हैं जो, वो रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। माने गहन कृषि में आपकी कृषि के में भूमि पर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। और आप देखेंगे कि बंटवारा हो जाता है। आपके अगर 5 भाई हैं तो अगर 1 बीघा खेत हो तो 5 हिस्सों में बटेगा, तो फिर इसी कारण इसमें भी दिक्कत पड़ता है। और आप वाणिज्यिक कृषि के बारे में अब देखेंगे। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना देखेंगे आप। और है कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक का एक फसल है। देखेंगे हरियाणा और पंजाब का वाणिज्यिक फसल आप देखेंगे क्या है, चावल। परंतु उड़ीसा में यह जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण और दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है? आप इसे आप खोज सकते हैं। और हम शुरुआत करेंगे रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक कृषि चाहे खेती, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्रों में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस है, अंतरापृष्ठ है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। रोपड़ कृषि का अधिक से अधिक उत्पाद कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। अब आप देखेंगे भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। क्योंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार संसाधनों संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। माने बिक्री के लिए केला होता है तो उसे परिवहन की भी जरूरत पड़ेगी, और परिवहन को भी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी जरूरत पड़ेगी। अब आप देखेंगे सस्य प्रारूप आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया। मानो ऊपर का ये देश में कृषि पद्धति और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ, जायद।
रबी खरीफ, आप जैसे रबी है तो रबी रा से रैन, तो आप याद कर सकते हैं रा से रैन और रा से रबी। रैन माने बारिश, माने रबी के जो होता है वो बरसात के सीजन में होता है। और खरीफ, अब खरीफ बचा है तो खरीफ आप देखेंगे, खरीफ ये आपका ठंडी के सीजन में चला जाएगा। और जायद की फसल होती है जो ठंडी और गर्मी के बीच का, जो बसंत ऋतु से लेकर जून मई का सीजन जो होता है उसमें जायद की फसलें उगाई जाती है। अभी देखा जाएगा, नीचे उदाहरण बताएंगे आपको। रबी रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। बोया जाता है। ओ सॉरी, हम ऊपर बताए थे आपसे रा से रबी, ये सर ये गलत हो गया। और खरीफ ये रैन वाला हो जाएगा। आप सॉरी, खरीफ वाला जो है ये रैन में होता है, और रबी जो होता है ये शीत ऋतु में होता है। कंफ्यूज कर दिए आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आप देखेंगे। आप रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। अप्रैल और जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। आप देखेंगे रबी की फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें। आप गांव क्षेत्र में रहते होंगे तो आप इन सबसे परिचित होंगे। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य, जैसे उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य भी आप देख लीजिए, जैसे कौन कौन सा राज्य है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में देख लीजिए शीतोष्ण विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। शीत ऋतु वाले फसलें में उत्पादन में सहायक होते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। आप हरित क्रांति के बारे में अभी आप पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण कारक हैं। माने कि आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हरित क्रांति की सफलता भी एक उपयुक्त रबी के फसल को वृद्धि की एक महत्वपूर्ण कारक है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको पूछ सकता है कि हरित क्रांति का सफलता कहाँ कहाँ का, क्या फसलों की रबी के फसलों के कहाँ कहाँ कारण है, तो आप लिख सकते हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इत्यादि। और ये आपका मैप दिया गया है, मैप आप देख लीजिएगा, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है मैप में। उत्पादक देश हैं। यह एक खरीफ की फसल है। अब हम खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर माने अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, आप कोंकण तटीय नाइन्थ में आप पढ़े थे, तटीय क्षेत्रों उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई हैं।
असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें। देख लीजिए, असम और पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलों के नाम। आस, अमन, बोरो। आपको पूछ सकता है आस कहाँ बोया जाता है, अमन कहाँ बोया जाता है, बोरो कहाँ। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा तत्काल। रबी देखेंगे आप, हमारे यहाँ कोरोना का आप रोक रहे हैं सब। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जो जिन्हें जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलें की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। जहाँ गन्ना बोया जाएगा तहाँ जायद फसल नहीं होगी। और आप देखेंगे तरबूज, जो पानी जिसमें ज़्यादा अधिक होता है, और खीरे, सब्जियां, ये सब आप सब्जियों को आप तो देखेंगे नहीं, तो तरबूज और खरबूजे ये सब नदी किनारे अधिक बोए जाते हैं। इसे पानी की आवश्यकता अधिक रहती है, ये बलुई मिट्टी में अधिक पैदा होते हैं। और आप हम देखेंगे मुख्य फसलें में देखें क्या क्या है। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें पाई जाती हैं। खाद्य और अखाद्य, जो खाया जाता है और जो ना खाया जाए, उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। देखें, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी और गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि। अब हम देखेंगे चावल की खेती। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत में पूछ लिया जाएगा अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, तो आप लिख सकते हैं चावल। देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक लिखा होगा, हाँ, उत्पादक देश है। यह एक खरीफ फसल है। चावल खरीफ फसल, आप देख लीजिए, चावल खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव है। राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और चावल की फसल उगाना संभव। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। बसंत ऋतु के समय इसको कटाई होती है, जैसे मई और मार्च, अप्रैल, मई, जून की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए सामान्य रूप वितरण 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। वार्षिक वर्षा। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और ढक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश।
और देखेंगे गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भूभाग पर गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। राजस्थान के कुछ भूभाग पर माने किया जाता है गेहूं भी। अब आप देखेंगे मोटे अनाज। मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, लोहा माने आयरन, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल में उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। आप देखेंगे इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आप बाजरा आप देखेंगे भैया, बाजरा पहले तो बाजरा का रोटी खाते थे। बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी, माने बलुआ जहाँ रहेगा और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। इसमें बाजरा का बात किया गया, उसमें रागी का बात किया गया है। आप रागी के बारे में देखिएगा, रागी के बारे में यहाँ बताया गया है और यहाँ पर भी रागी के बारे में बताया गया है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। और अब हम देखेंगे मक्का के बारे में। मक्का तो खाओ और चारा दोनों के उपयोग। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। आप देखेंगे मक्का खरीफ फसल है, लेकिन अभी आपको बिहार में देखिए क्या कह रहा, जो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आप रबी के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, रबी ठंडी के मौका ठंडी के ऋतु में, और खरीफ माने रैनी सीजन में, माने बरसात के ऋतु, रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना देखेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखेंगे आप मक्का का फसल आप देख लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे दाल, शाकाहारी फसल। अब देखेंगे भारत
विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, माने उपभोग जो करता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर माने अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? आप देखेंगे मसूर जो होता, पहले आप देखेंगे अरहर। अरहर ये पूरे साल लग जाता है इसको उगाने में, जैसे गन्ना उगाया जाता है वैसे, तो आप रबी खरीफ दोनों कर सकते हैं। अगर उड़द, उड़द का ये आप देखेंगे तो उड़द आपका रबी रबी नहीं, खरीफ के सीजन में आता है, क्योंकि पानी बरसता है तो उड़द काटा जाता है। और मूंग के दाल भी। मसूर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा रैनी रबी के सीजन में, शीत ऋतु में। मटर भी और चना भी शीत ऋतु में होती है। भारत के मुख्य, अब आप देखेंगे मूंग के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ मूंग के बारे में, लेकिन आप मूंग के बारे में कहीं देख सकते हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। आप क्लास 7th में पढ़े थे राइजोबियम, एक कि वो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदल देता है, और उससे उससे पेड़ों को फायदा होता रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। देखेंगे दाल के उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अधिक आया है, क्योंकि यहाँ पर अधिक भूमि पाया जाता है ना, अधिक। खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें, इसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, नहीं तो आपको भी टाइम ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और इसे दूसरे पार्ट में देखेंगे। और ये पहला पार्ट है, आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर जाकर पा सकते हैं। छोटू जैन भी डालेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ इस पार्ट को मैं ख़त्म करता हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप कमेंट भी करें, जहां मुझसे गलती हुई है उसे मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आपको धन्यवाद देखने के लिए।